हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जो स्टैंडर्ड का पेपर था क्लास 10th का उसका सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, सेक्शन बी। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं कि ये जो हम पेपर कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है ना टर्म फर्स्ट में इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन सेम आएंगे ये जरूरी नहीं है। तो आप कंफ्यूजन में अपने माइंड में रखें और अच्छे से जो प्रिपरेशन करें ना इसके आसपास के क्वेश्चन करें। ठीक है, क्योंकि प्री बोर्ड के जैसे पेपर बोर्ड में बनता है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट मटेरियल को अच्छे से जरूर देखें, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो सपोर्ट मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो मैथ्स के लिए तो स्पेशल मैं आपको रेफर जरूर करूंगा कि आप इधर उधर के सैम्पल पर ना पढ़ें। ठीक है, आप सपोर्ट मटेरियल कर ले, एनसीईआरटी की बुक कर ले, और जो भी सीबीएसई और जो डीओ ने प्रैक्टिस पेपर दिए ना वो कर ले, बस बहुत है। इससे बाहर मत जाए, क्योंकि अगर बहुत सारा मटेरियल करेंगे तो कंफ्यूज बहुत हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है टर्मिनेट तो होगा, लेकिन कितने डेसिमल की फॉर्म के बाद, कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 2, 3, 4 या 5। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ना, नीचे वाले को हर कहते हैं, उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। ठीक है, क्या करने पड़ते हैं? प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ एक बात और देख लेना कि पहले चेक कर लेना कि वो क्या कट रहा है या नहीं कट रहा, मतलब क्या वो कैंसिल हो रहा है। तो कई बार जल्दबाजी में हम गलत कर देते हैं। जैसे इसे पहले देखो, 2 से कट रहा नहीं है ना, तो अब अगर कट रहा है तो आप काट दीजिए। पर इस वाले क्वेश्चन में पता क्या खास बात है, अगर आप नहीं भी काटेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कटने के बाद उसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है, और कटने से पहले कुछ और आंसर आएगा, इसलिए बच्चे गलत कर देते हैं। और हमेशा हमें काटने के बाद देखना होता है। तो इस क्वेश्चन को पहले काट देते हैं। 2 से कट रहा है, 2 से 12। ठीक है, 2 2 4, 1 कैरी हो गया, 2 4 10 हो गया। ठीक है, अभी तो देखिए 2 7 14 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 से दे दिए, 2 9 18 हो गया। अभी और नहीं कट सकता, हमें हमेशा नीचे वाले के ही प्राइम फैक्टर करने पड़ते हैं। लेकिन हमें देखना होता है कि क्या ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहे हैं। ये अगर किसी भी डिजिट से कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल करना जरूरी होता है, ताकि कंफ्यूजन ना, गलत ना हो। अब देखो जो 625 है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, आप सबको पता है 5 का होता है। 5 1 5 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 25। इस तरीके से जब आप इसके करेंगे तो आपका 4 बार आ जाएगा। तो 7 2 9, 5 के ऊपर कितना है 4। जितने 5 होते हैं उतने ही 2 चाहिए होते हैं। टर्मिनेटिंग के मतलब होता है कि नीचे 5 या 2 होगा, या तो अकेला 5 होगा या अकेला 2 होगा, या 5 या 2 दोनों हो सकते हैं। तो जब हमें डेसिमल पता लगाने होते हैं ना, तो अगर 5 कितने 4 है तो उतने ही हमें 2 चाहिए। तो 2 ऊपर भी लिखेंगे, ऊपर नहीं था। तो देखो अब 5 2 कितना होता है 10, तो 10 की पावर कितनी होगी 4, यानी कि इसको एक के आगे 4 जीरो लगाएंगे हम, है ना। जैसे ऊपर 7 2 9 और 2 2 4 2 8 16। ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ ना डीपली, तो करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप जैसे पेपर में एमसीक्यू करते हैं तो सिंपल देखिए 4 आ रहा है, तो आप बोलोगे 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 4 हो गई। ठीक है, 7 2 9 16 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी बताते हैं कितना आएगा, तो 10,000 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 1 2 3 4, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के बाद तो पॉइंट लगाएंगे, तो 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 11,664 आएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरीके से देखो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है ये, 1 2 3 4 के बाद हो रहा है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये 4 आ जाएगा। तो आपको इतना बड़ा नहीं करना, वो तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया ना। आपको क्या करना है, नीचे वाले का जो है प्राइम फैक्टर कर लेना। ठीक है, तो अगर मान लो 5 की पावर बड़ी है, तो आप जैसे मान लो 5 की पावर 4 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है, तो आप बोलोगे 4 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। मान लो ऐसा आ गया, क्योंकि खाली मेरा मकसद ये क्वेश्चन कराने का नहीं है, इसके आसपास की चीजें कराने का है। 5 की ओर 3 आ गई, 2 की ओर 8 आ गई। ठीक है, तो आप बोलोगे 8 डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। दोनों में से जो बड़ा होगा ना वो उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, बस ये याद रख लो। ठीक है, अगर दोनों बराबर आ गए, ठीक है, दोनों बराबर हो गए, देखो 5 और 2 ही होने चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे देखते हैं, आप 2 नहीं था, मैंने 2 लिखना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे लिखना पड़ता है। तो अगर 5 भी 3 बार है, 2 भी 3 बार है, तो कितने डेसिमल का टर्मिनेट होगा, 3 बार ही होगा। ठीक है, दोनों में से जो बड़ा होगा ना बोलेंगे, या दोनों में जो बराबर होगा बोलेंगे। ठीक है, अब एक बार अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा। 2 की पावर 5 है, 3 की पावर 7 है, तो सॉरी 5 की पावर 7 है, तो अब बताओ कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा ये 7 के बाद होगा। ठीक है, दोनों में से जो पावर बड़ी होगी ना उतने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट का मतलब शांत हो जाएगा, हिंदी में शांत हो जाएगा। समझ में आ गई? मैं एक एक क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन इसीलिए कि भाई थोड़ा बहुत फायदा मेरी तरफ से हो सके आपको।
ठीक है, और पेपर के लिए हेल्पफुल हो सके। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, तो आप इन क्वेश्चन को सिर्फ इसी क्वेश्चन समझ के मत कीजिएगा, इसके आसपास जैसे और कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि देखो हिंदी में ना पूरा नहीं दिया था यहाँ पर इसने, ठीक है, तो इसलिए बच्चों को जो है कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखना करो। तो देखो यहाँ इंग्लिश में पूरा दे रखा था, तो एक 3 की पावर ये दे रखी है और एक दे रखा है यहाँ पर 243 x माइनस वाई इज इक्वल टू में 3। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये 243 से देखना पड़ेगा कि 3 का कितना बेस बनेगा, मतलब 3 के ऊपर कितनी पावर आएगी। तो 243 का आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद देखो 2 से करेंगे 2 8 जा, सॉरी 3 8 जा 24, फिर 3 से करेंगे। ठीक है, तो 3 कितनी बार 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 3 है ना, ये x प्लस वाई हो गया, और ये कितना हो गया, 3 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखो ये बेस से बेस हट गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ गया। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 5। ठीक है, एक ही हो गई। अब इसका करो 243 है ना, है नहीं 243, तो 243 का दोबारा करेंगे तो कितना आएगा, वही 1 2 3 4 5। तो 3 की पावर 5 x माइनस वाई, पावर की पावर में गुणा होती है। ठीक है, इज इक्वल टू में कितना 3। अब देखो ये बेस सेम है, तो इस वाले की इक्वेशन क्या आ गई, ये कट गए, यहाँ एक लगा लो, कुछ नहीं तो एक, तो 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1 आ गया। ठीक है, सुन लो मेरी बात, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को से करो 5x, 5 को से करो 5y इज इक्वल टू में क्या हो गया 1। ठीक है, तो हमारी एक इक्वेशन कौन सी बन गई, एक ये वाली बन गई और दूसरी ये वाली बन गई। अब पूछा क्या है इसने, पूछा है इसने कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए कैसे करते हैं हम, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2, यही तो करते हैं, है ना। तो वही हम करेंगे। आप देखो ध्यान से, ये देखो, तो मुझे आप बताइए a1 कितना है, यहाँ पे a1 कुछ है तो 1 मानेंगे ना, एक मिनट अब दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये कितना है 1, है ना, और a2 कितना है, इसका क्या है 5, कोमा लगाओ, इसका a2 कितना है 1, इसका a2 कितना है माइनस का 5, इसका कितना है 3 माइनस का, उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ऐसे 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये कट भी गया। तो 1 अपन में 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 1 अपन में 5 आ रहा है, क्योंकि माइनस ऊपर पहुंचा दिया, और 5 अपन में 1 आ रहा है, तो देखो ये इक्वल नहीं है ना। ठीक है, यहाँ एक मिनट यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या है, उसका 1 सॉल्यूशन है, क्या है 1 सॉल्यूशन। तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी। समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाइए 23 क्वेश्चन देखिए। अब हमारा ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, आप देखिए फटाफट, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको कैसे सॉल्यूशन में करेंगे, तो जब भी हमें ऐसा कोई भी चीज दे रखी हो ना, तो हमें क्या करना है, उसका हर का परिमेयकरण कर लेना है, मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लेना है। तो ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला जो 1 माइनस साइन थीटा है ना, ये चीज ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और ये चीज नीचे उतर गई। ठीक है, अब देखो ये दोनों सेम है ना, तो क्या बन गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन गया। और a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो वही हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये जो रूट है, पहले अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लिया। ऐसे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने अलग अलग कर लिया, रूट है ना, हमने इसके साथ उसके अलग अलग कर लिया। और आपको पता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है ना, ये वाले फॉर्मूले हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और उससे पहले तो बहुत बार कर ही रखे हैं। तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, ऐसे स्क्वायर से रूट कट गया, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा। उसके बाद इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस कोस थीटा अलग कर लिया,
और साइन थीटा पर कोस थीटा अलग कर लिया। आपको कैसे, अब आप बताओ जब आप इसका एलसीएम लेते थे, ठीक है, जैसे मैं इसका एलसीएम लेके बताता हूँ। देखो अगर ये हमें दिया होता था 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा बटे में कोस थीटा, तो हम क्या करते थे, कोस थीटा एक बार लिखते थे, 1 प्लस साइन थीटा आता था, ठीक है। अब ये चीज हमें दे रखी तो हमें उल्टा करा, देखो ये चीज हमें दे रखी है ना, उल्टा कर दिया। कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब आप बताओ 1 प्लस 1 अपॉन में कोस थीटा का क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना, 1 अपॉन में कोस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो इसका क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। और साइन अपॉन में कोस किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो tan थीटा के, अब मैच कर लो कि कौन सा आंसर आ रहा है, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है, यही तो आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है यार। समझ में आ गई आपको कैसे आया, क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ 25 पर। देखिए 25 में ना इसने एक जो लाइन इसको लिखनी चाहिए थी ना, हाँ इंग्लिश में तो हाँ पूरा बता ही रखा है बेस का, ठीक है। यहाँ पे इसको बेस के हिसाब से बताना चाहिए कि एक ही बेस पर है और एक ही डायरेक्शन में थे। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या है, देखो ये कह रहा है बिजली का खंभा है, मतलब ये एक पोल है, तो 6 मीटर की हाइट पर ना एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर 1.5 मीटर लंबी एक लड़की है, लेकिन यहाँ ना मतलब महिला है, तो यहाँ बताने की जिस बेस की हम बात कर रहे हैं ना, ये इसी बेस पर इस तरीके से यहाँ पर एक महिला जो है वो खड़ी हुई है, ठीक है, 1.5। तो वो कह रहा है उसकी जो परछाई बनती है ना, वो यहाँ बनते 3, जहाँ इसका कोण है ना खंबे की, जब परछाई खत्म होती है वहां से लेकर यहाँ तक की उस महिला की जो लंबाई है, मतलब जो परछाई की लंबाई वो 3 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस महिला की इस खंबे के बीच की दूरी निकालो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये निकालना है, ये निकालना है। जब आपको पता है एक ही टाइम पर जो परछाई बनेगी तो उसका जो अनुपात होगा, जो उसकी रेशियो होगी, प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पर आपको सिमिलर जो ट्रायंगल होता है ना उसकी प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं, तो उसका आपको नियम लगाना है, तो उससे आप ये चीज निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे करना था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में पूरा क्लियर है। आप एक बार सपोर्ट मटेरियल देखोगे उसमें पूरा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा रखा है, बाकी समझा तो मैं रहा हूँ, आपको हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। ABCD क्वेश्चन में अगर समझ के फिगर बना लोगे तो बेटर रहेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। 6 चैप्टर से उसमें देख लेना, ठीक है। बाकी बता रहा हूँ, अब देखो जब हम दो ट्रायंगल में सिमिलर दिए होते हैं, ठीक है, कौन कौन से दो ट्रायंगल पहले चेक कर लो। देखो यहाँ मैं ई नाम दे दिया, एक ट्रायंगल ABD, ध्यान समझना, ABD एक ट्रायंगल ABD है, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, D, देखो ABD है, दूसरा ECD है, ठीक है, ECD, ठीक है, दो ट्रायंगल है, याद रखना। देखिए अगर मैं ये जो बड़ा ट्रायंगल है, अगर मैं इसका हिस्सा AB लेता हूं, ठीक है, तो मुझे इस छोटे ट्रायंगल में क्या लेना होगा, EC लेना होगा, ठीक है। और इस ट्रायंगल में अब मैं BC नहीं ले सकता, अगर मैं नीचे का बेस BC लूंगा तो ये पूरे ट्रायंगल की साइड नहीं है। यही बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरे ट्रायंगल की साइड लेनी होती है BD, पूरे ट्रायंगल की साइड लेंगे BD, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल की साइड कौन सा बेस लेंगे, CD लेंगे। यहाँ पर अगर आपने BC लिख लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और ये समझ में कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर, क्योंकि एक ही समय में प्रकाश की रोशनी पड़ रही है ना, तो ये एंगल जो है क्या होगा, 90 का होगा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है दोनों, इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले ट्रायंगल में, इसलिए सिमिलर होगा। ये जब समरूप होते हैं तभी ये समरूप की जो प्रमेय है ये लग पाती है, ठीक है। और अब AB कितना है, देखो AB लिखा है तो मैंने EC लिखा है इधर, और ऐसे मैंने यहाँ BD लिखा है तो मैंने CD लिखा है। इस बात को ध्यान रखना, जितना हिस्सा इधर का लेते हैं उतना हिस्सा इधर का लेते हैं। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब AB कितना है, 6, ठीक है। BD कितना है, BD कितना है, BD इसे x मान लो, x प्लस 3, और EC कितना है 1.5, और CD कितना है 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करनी तो कैंसिल करना, तो कैंसिल कर दो, पॉइंट के नीचे 30 हो गया, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू में 15/30, कैंसिल करो, किससे कट रहा है, 5 से 15, 5 से 30, 3 1 3 3 6, सीधा 15 से भी काट सकते थे आप, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 की मल्टीप्लाई करी इसमें और इसकी इसमें करो 12, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 12 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया, 9। समझ में आ गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे करना है, क्योंकि मैंने देखा कई बच्चे करते हैं B से लिख देते हैं, फिर आप देखो यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में BC था कहीं नहीं ना, जितना हिस्सा इधर का लेते हैं उतना हिस्सा इधर का लेते हैं, ठीक है, सिमिलर के लिए। तो ये ना होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, जो नेक्स्ट है हमारा
26। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के सभी शीर्ष एक वृत्त पर है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोल रहा है वर्टिसेस जो है ना रोमस के वो सर्कल पर लाई करते हैं, और आगे बोला वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, एरिया ऑफ सर्कल इतना है, तो आप एरिया ऑफ रोमबस निकालिए, एरिया ऑफ रोमबस निकालिए। और क्योंकि आप खुद थोड़ा सा सोचेंगे ना तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर जैसे मान लो टाइम बहुत कम है, तो अगर जैसे तुक्का वगैरह भेड़ना है तो कैसे भेड़ेंगे। देखो जैसे ये रोमबस बोला है इसने, और रोमबस की जो वर्टिसेस जो है वो सर्कल को टच कर रहे हैं, और रोमबस जो है वो सर्कल के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रोमबस की वैल्यू है वो सर्कल की एरिया से छोटी तो होगी, क्योंकि दोनों का एरिया तो बोला है, तो 24 24 से छोटा ही होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब इसमें अब आपका लक चल गया तो सही हो जाएगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। बाकी हम तो पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अब देखो बराबर, चलो तो अब ये 24 64 दे रखा है हमें, पूरे सर्कल का एरिया दे रखा है। जब हमें सर्कल का एरिया दे रखा है तो हम इसकी डायगोनल के फॉर्मूले से रोमबस के एरिया को निकाल सकते हैं, लेकिन हमें इसकी डायगोनल पता होनी चाहिए, इसका विकर्ण पता होना चाहिए। और विकर्ण क्या है, पूरे वृत्त की व्यास है, पूरे वृत्त का व्यास है, तो हमें वृत्त का व्यास निकालना पड़ेगा। और जो चीज दी है वृत्त का व्यास मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल, तो जो चीज हमें दी है उसी से हम निकालेंगे। तो हमें एरिया ऑफ सर्कल कितना देगा, 24 64 दे रखा है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल मतलब हिंदी में वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमें दे रखा है 24 64, ठीक है। अब मैंने कहा जो चीज दी है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है, ठीक है। हाँ एक क्वेश्चन आप सोच रहे हो कि छूट गया, मुझे अभी ध्यान में आ गया कि 23 है ना। अभी बताता हूँ मैंने नीचे लग करवा दिया था, है ना, अभी बताता हूँ। तो देखिए आर का स्क्वायर है 24 64, 7 ऊपर चला गया, 22 नीचे आ गया। अब इसको कैंसिल कीजिए, देखो 22 1 22 2 बचे, तो यहाँ 26 है, 22 1 22 4 बचे, इसे 4 दे दिया 44, 22 44, ठीक है ना। तो अब आर का स्क्वायर इक्वल टू 112 मल्टीप्लाई में 7 है, इसके प्राइम फैक्टर कर लो आप, ठीक है। इसके क्या कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो। तो 112 का कीजिए, 2 से कीजिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2 2 4, 2 4 8 मतलब 2 7 14 7। तो अब आप देखेंगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो अब हमने इसकी वजह से रूट कर दिया, दो में से एक दो बाहर आ गया, दो पेयर में से एक आता ना बाहर, तो ऐसे आ गया, ठीक है। तो आप देखेंगे 7 दूनी 14 दूनी 28 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, देखो ये कितना है 28 है ना, हाँ या ना, और ये कितना होगा 28, तो पूरा का पूरा डायगोनल कितना आ गया 56 का आ गया, आ गया ना, आ गया 56 का। अब पूरा का पूरा 56 का है, ठीक है, तो ये भी 56 होगा, ये भी डायगोनल 56 का होगा, है ना। अब आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस मतलब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि d1 इंटू d2, ठीक है। तो 1/2, अब d1 कितना है, वही कितना है 56, अभी हमने निकाला, और d2 भी कितना होगा 56 ही होगा। तो अब इसको कैंसिल करो, कैंसिल करो, कितना 28, तो 28 की 56 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, ठीक है। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 1568, ठीक है। तो इसका आंसर देखो ये आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलो ये हो गया क्लियर। उसके बाद आ जाइए 27 पर। 27 में यहाँ बोला गया है कि आपको इधर वन ऑफ द पोलोमियल ये इज 7 टाइम द अदर देन, मतलब एक जो जीरो है ना पोलोमियल का दूसरे से 7 गुना बड़ा है, एक जीरो दूसरे से 7 गुना बड़ा है, मतलब एक शून्य दूसरे से 7 गुना बड़ा है। तो आपको पता लगाना है के की वैल्यू पता लगानी है, किसी पता लगानी है, के की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो इधर फटाफट, तो x का स्क्वायर 3x लिखा हुआ आगे, 8x 2k + 1 लिखा हुआ, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और देखो अगर कोई पूछे a कितना होगा, कोई पूछे a कितना होगा, तो ये कितना है 3,
बी कितना होगा माइनस का 8, है ना, और सी क्या होगा पूरा लेंगे 2k+1, ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करने की भाई 4 जने हो गए तो इसको हम डी बोल दें, ठीक है। पहली बात तो ये समझ गए आप। अब इसने बोला क्या, इसने बोला एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है। मान लो पहले वाला अल्फा है, पहले वाला अल्फा है, अगर पावर 2 होती है तो 2 जीरो होते हैं ना, 2 शून्य होते हैं। अल्फा बराबर अल्फा है, और बीटा क्या होगा 7 गुना, तो 7 अल्फा आ गया। समझ में आ गई, ठीक है। अगर पहला अल्फा अल्फा है तो दूसरा बीटा कितना होगा 7 अल्फा हो गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला कि एक उसका 7 टाइम्स है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी जीरोस वाला आए तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, एक सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन में ए, ठीक है, और दूसरा अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, बताया था ना आपको। तो वही देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए है। अल्फा कितना है, अल्फा है। बीटा कितना है 7 अल्फा है। माइनस बी कितना है, बी माइनस का 8, ठीक है। ए कितना है 3, ठीक है 3। अब 7 अल्फा और 1 अल्फा कितना हो गए 8 अल्फा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया। ये मल्टीप्लाई वाला 8 जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, और 8 से 8 कैंसिल होगा तो अल्फा कितना आ गया 1 अपॉन में 3 आ गया। समझ में आ गई। अब अगर अल्फा 1 अपॉन में 3 है तो बीटा कितना होगा, उसका 7 गुना होगा, तो बीटा कितना निकल गया आपका 7 अपॉन में 3 आ गया, है ना। 7 से मल्टीप्लाई कर दी। पर हमें ये पूछा थोड़ी, हमें तो के पूछा है, तो के किस में है सी में, और सी कब लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, शून्य के गुणनफल में। क्या होता है अल्फा बीटा माइनस सी बाई, क्या होता है सी बाई होता है। अब अल्फा कितना है आपका, अल्फा आपका कितना है, कितना 1 अपॉन में 3 है। बीटा कितना आपका 7 अपॉन में 3 है। और सी कितना है आपका, सी कितना है 2k+1, मैंने यहाँ इसलिए अलग से लिख दिया था 2k+1। और ए कितना है 3, नीचे 3 आ गया, ठीक है। अब चाहे तो आप इसको से काट सकते हैं, एक कट जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जिसको पता है वेरी गुड, नहीं तो बाकी भी देख लो अच्छे से, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आप क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ऐसे काटेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसके से मल्टीप्लाई करो, 7 21 हो गया, 9 के से मल्टीप्लाई करो 18 के 9 इक्वल टू 21, 18 21 प्लस का 9 जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18 इक्वल टू 21 में से 9 के कितने बचेंगे आपके 12 बचेंगे। के इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन में 18, अब किससे करेगा 6 12 6 18, तो 2/3 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 2/3 आ गया। समझ में आ गई आपको। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3 आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। तो आप कहेंगे इतना इतना टाइम लगेगा तो पेपर में कैसे करेंगे, देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो समझा रहा हूँ, स्लो करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्पीड से भी मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है। तो उसमें बच्चों को नहीं आ रहा था कुछ, तो इसलिए मैंने बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाए। अब 28 पे देखिए, 28 देखिए, ठीक है, ये भी पहले भी पेपर में आ चुका है। देखिए अब हमें यहाँ पर जो है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ये दे रखा है, और इसने बोला है कि इसकी वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वही मैंने क्या कहा था, 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको वो अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस देखो बी अपॉन में ए होता है, और जब हम इसका निकालेंगे तो माइनस बी अपॉन में ए तो आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है सी अपॉन में ए होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो सी अपॉन में ए तो आएगा, आएगा नहीं आएगा, है ना। अब देखो यहाँ देखिए 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, अब हमें ये निकालना है। तो आप इसका एल्शियम दीजिए, एल्शियम दो, इसकी मल्टीप्लाई में करो, इसकी मल्टीप्लाई में करो, इसको मल्टीप्लाई में करो, ठीक है ना, ठीक है। अब आप देखो ये दे रखा है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है, नहीं होता ना। तो आपको मैंने पहले ही जब शुरू में करवा रहा था तो फॉर्मूला बताया था कि याद होना चाहिए कि अगर अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर आता है तो हमें अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा ये याद होना चाहिए, बताया था ना मैंने। तो वही चीज़ है, इस पूरे की जगह हम ये चीज़ लिख लेंगे, यहाँ लिखिए अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 माइनस 2 अल्फा बीटा,
और नीचे क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब मैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह पूरे के बाहर ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपन में ए है ना, तो यहाँ पर हम माइनस बी अपन में ए लिख देंगे। और टू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपन में ए, तो हमने सी अपन में ए लिख दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपन में ए, तो सी अपन में ए लिख दिया। समझ में आ गई? अब इसको सोल्व करने का काम करना है बस। देखो स्क्वायर लिखा है ना, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे टू सी ए हो जाएगा, नीचे करो सी का स्क्वायर और ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वाले का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको रफ में बताता हूँ एलसीएम। ये देखो बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन में ए, इसका एलसीएम लोगे तो क्या एलसीएम आएगा इसका, ए का स्क्वायर आ जाए। और ठीक है, ए का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ए मल्टीप्लाई ए लिख सकते हो 2 बार। अब ए का स्क्वायर 2 बार 2 कट गए, तो ऊपर बी का स्क्वायर उतर गया, और ए से ए कट गया, तो क्या बचा, ए बचा, इसमें गुणा कर दो, 2ca हो गया। समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले का एलसीएम ये आएगा। ठीक है, तो इस पूरे की जगह, ऊपर वाले की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये है ना, तो मैंने क्या करा, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या लिखा, बी स्क्वायर माइनस 2, देखो ये लिखा ना 2ca, अब ये लिखा ना सी ए, मैं सी ए लिखूँ या ए सी लिखूँ, बात एक ही है ना, तो मैंने 2ac लिख दिया। ठीक है, और नीचे क्या, ए का स्क्वायर। और आपको पता ना, ये जो चीज़ होती है ये रिवर्स हो जाती है, ऐसे उल्टी हो जाती है, तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर ऊपर कर लिया, सी स्क्वायर नीचे कर लिया। ठीक है, तो अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा कट गया, तो क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक कर लो ये किसके बराबर है। देखो बी स्क्वायर माइनस 2ac सी का स्क्वायर, और बाकी पता क्या है, इस वाले की वैल्यू, इस वाले में अगर याद रहे, अब याद तब रहेगी जब आपने क्वेश्चन देखा हो पहले, तो इसका आंसर बी आ गया। समझ में आ गया इसका बी आंसर कैसा है? ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। ठीक है, उसके आ जाइए 29 पर आ जाइए। 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 29 क्वेश्चन में बोला है कि पिता की आयु तो देखिए पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की 3 गुना है। ठीक है, अभी इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, पहले हिंदी में देखो। एक पिता है ना, उसकी उम्र जो है ना, वो 2 बेटों की उम्र की टोटल कर दोगे ना, उसको भी 3 से गुणा करोगे तब आएगी। और 5 वर्ष बाद उसकी आयु अपने दोनों पुत्रों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाती है 5 साल बाद। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब आप बताइए कि आयु कितनी होगी पिता की। अब इंग्लिश में देखो, ये कह रहा है एक फादर है, ठीक है, तो उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो दोनों बच्चों की उम्र का आप टोटल कर दोगे ना, तो फादर की उम्र है वो 3 गुना आएगी, 3 टाइम्स आएगी। और 5 साल बाद पिता की जो एज है ना, फादर की जो एज है, वो अपने दोनों बच्चों की उम्र का टोटल कर दोगे तो वो डबल हो जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो गैप कम हो जाता है। देखो कैसे, मान लो एक पिता है 40 साल का, ठीक है, और उनके 2 बच्चों की उम्र है वो मिला के जो है वो बनती है, मान लो बनती है 10 बनती है दोनों को मिला के। ठीक है, 10 बनती है, और मान लो थोड़े टाइम बाद क्या हो, पिता की उम्र 50 हो गई। ठीक है, और दोनों बच्चों की उम्र जो है वो 30 हो गई। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ कितना गैप आ रहा है, 4 गुना आ रहा है ना, और यहाँ कितना आ रहा है, 2 गुना, 2 गुना भी नहीं आ रहा, 2 गुना से भी कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे उम्र बढ़ती है ना, तो उसका जो मल्टीपल होता है ना वो कम होता जाता है। इसीलिए तो यहाँ पर भी हुआ, देखो फादर की एज पहले 3 टाइम्स थी, और जैसे 5 साल बीते तो उसकी जो एज है ना वो ट्वाइस रह गई। तो यहाँ 2 बच्चे तो कंफ्यूजन देने के लिए रखा है, आप उनको एक्स मान लो, दोनों बच्चे की उम्र का टोटल को एक्स मान लो, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बच्चे की तो कुछ ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देगा कि हमने तो एक बच्चे का देखा था, ये 2 का कैसे आ गया। तो आप देखो ये बच्चों की उम्र है, ये उसके पिता की उम्र है। मेरी बात समझ रहे हो, ये बच्चे और ये पिता की उम्र है। अब एक बताओ, पिता तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, पिता बड़ा होगा, तो पिता कितना बड़ा है यहाँ पर, देखो कितना बड़ा है, इसने बोला 3 टाइम्स, 3 गुना बड़ा बोला है। हिंदी में कितना बोला, 3 गुना बोला है। अब बताओ ये बच्चे हैं, ये पिता है, आप दोनों को बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, बच्चों को करोगे या पिता को करोगे। जैसे मान लो पिता जो है 30 साल का, बच्चे टोटल मिलाकर 10 साल के हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हो, तो किसको करोगे, पिता को करोगे बच्चों को करोगे।
छोटे को करोगे ना, तो इसलिए एक इक्वेशन बनाने के लिए याद रखना, इक्वल करने के लिए जो छोटी चीज होती है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि वो बड़ी के बराबर आ जाए। अगर आपने बोला कि पिता तो 3 गुना बड़ा है, पिता को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पिता तो और बड़ा हो जाएगा। हमें रियल में नहीं, हमें इक्वेशन में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर, एक इक्वेशन क्या बन गई, 5 = 3x बन गई, समझ में आ गई। अब दूसरी उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इक्वेशन में कि 5 साल बाद उसकी आयु अपने दोनों पुत्रों की आयु की योग की दोगुनी हो जाती है। अब देखो जब 5 साल होंगे, 5 साल होंगे तो पिता की उम्र आज जितनी भी है तो 5 साल ऐड नहीं हो जाएंगे। अब बच्चों की उम्र कितनी है, देखो 2 बच्चे ना, तो दोनों की उम्र में 5-5 साल बढ़ेंगे, या किसी एक भाई है उसकी उम्र तो 5 साल बढ़ेगी, दूसरे की बढ़ेगी नहीं क्या, दोनों की बढ़ेगी ना। तो अब आपको यहाँ पे 10 ऐड करना पड़ेगा, 5 पर 10 हो, क्योंकि 2 है तो दोनों की उम्र बढ़ेगी ना 5-5 साल की, हाँ है ना, और दोनों के टोटल मैक्स ले रहे थे। तो अब उन्होंने 2 गुना हो जाएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई किसको करोगे, बच्चों को करोगे, तो पिता तो हर बार बढ़ा ही रहेगा, चाहे 50 साल भी बीत जाए पिता तो बड़ा ही रहेगा। ये बच्चों की उम्र थोड़ी हो जाएगी पिता से बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आ गई। अब उसके देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 2x, कितना आ गया 20, ठीक है। अब y की वैल्यू कितनी है, 3x है ना, तो इस y की जगह मैंने 3x लिख लिया, मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगा दी। अब ये 2x इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 5 जाके माइनस का हो जाएगा, 3 में से 2 का कितने बचे, x बचा, 20 में से 5 के 15, तो x कितना आ गया 15 आ गया। ये किसकी उम्र आई है, दोनों बच्चों की उम्र का टोटल आया 15, और पिता की हमें तो पिता की निकालनी है, तो y कितना है तो पुट कर दो, तो y कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई में 15। और हम बच्चों की निकाल भी नहीं सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, हमें ये थोड़ी पता है कि एक भाई दूसरे बच्चे कितना बड़ा है कितना छोटा है ना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये चेंज करके दे दे और वो आगे एक लाइन भी देगा कि बड़ा भाई छोटे भाई से 2 साल बड़ा है, तो हम निकाल सकते हैं कि दोनों की उम्र कितनी होगी। पर इस क्वेश्चन में आप नहीं निकाल पाओगे, बस आप दोनों का टोटल तो बता सकते हो 15, पर पूछा ही नहीं है भाइयों का, इसने पिता का पूछा था, तो 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आ गई। उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन में बोला है कि हमें ये जो है इसके जीरोस दे रखे पी और क्यू, कह रहा पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालिए, पी माइनस क्यू की वैल्यू निकालिए। देखिए अब जो है 30 क्वेश्चन में 3x² प्लस 2x माइनस 9 है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 2 वाले फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, ठीक है। एक बात और सुनो, कभी कभी ना इसको फैक्टर्स करने में भी आ जाता है, तो अगर उससे आएगा तो उससे कर लेना, लेकिन ये 9 से 27 का बनेगा ही नहीं, 2 आएगा ही नहीं, है ना। देखो 9 3 27 होता है ना, तो 27 का 9 3 27 होता है, 27 एकम 27 होता है, घटाने पर 2 आ रहा है, तो ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता यहाँ पर आपको मैंने 2 फॉर्मूले बताया था ना, पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा बीटा नहीं लेंगे, यहाँ पे बोला है पी और क्यू लेना है, क्या लेना है, पी और क्यू लेना है, ठीक है। तो पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपन में ए होता है, होता नहीं होता, माइनस बी अपन में ए, तो पी प्लस क्यू माइनस का बी कितना है 2, ए कितना है 3, ठीक है बच्चों। तो ये P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2/3 आ गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब पी क्यू क्या होता है, C/A होता है ना, तो P कितना है, क्यू कितना है पता ही नहीं है, C कितना है माइनस का 9/3, ये देखो माइनस का 9/3, हाँ या ना। तो 3 3 9 हो गया, माइनस का 3 आ गया, समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब आपको इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, सुन रहे हो, कैसे करोगे ये देखो। अब ये जो P है ना माइनस का 3, ये क्यू अपॉन में चला गया, ठीक है, कहाँ चला गया, अपॉन में चला गया। अब P के लिए माइनस 3 अपॉन में क्यू है ना, इसमें पुट कर देंगे, इसमें यहाँ पर, तो P की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 अपॉन में क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 2/3। सुन रहे हो मेरी बात। एक तरीका तो ये वाला है, अगर ये टफ लग रहा है तो मैं एक तरीका और बता देता हूँ। देखो ये इसको मैं, ये प्लस का क्यू जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का क्यू जाके उधर माइनस का हो जाएगा, तो आप फिर ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस P की जगह पुट कर दो, दोनों तरीके सही है, जैसा आपको ठीक लगे, गलत नहीं है कोई भी, ठीक है। इसमें एल्शियम लेने में दिक्कत होती है बच्चों को,
ठीक है, तो मैं इसलिए इसे बता नहीं रहा, आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर जो P है, ये जो P है ना, इसकी जगह पुट करो माइनस का 2/3 माइनस का क्यू, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, क्यू है, इक्वल टू में क्या है, माइनस का 3। समझ में आया? इस P की जगह मैंने क्या करा, इसको उधर ले गया था, पुट कर दिया यहाँ पर, क्यू की जगह क्यू कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। अब मल्टीप्लाई तो फिर भी करना पड़ेगा, क्यू की से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, माइनस का 2/3 क्यू, क्यू की से मल्टीप्लाई करो क्या, क्यू का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू में माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, माइनस का 2 क्यू 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले रहा हूँ मैं, नीचे आ गया 3 इक्वल टू में माइनस का 3। अब 3 उधर चला जाएगा, जब 3 उधर चला जाएगा तो माइनस का 2 क्यू माइनस का 3 क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों माइनस किया ना, तो माइनस से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 क्यू, ये हो जाएगा प्लस का 3 क्यू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9। अब इसको इधर ले, इसको लाइन से लिख दो, पहले बड़ी रकम लिख दी, फिर छोटी रकम लिख दी, फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसको उधर ले आए। ठीक है, तो देखिए अब ये आप देखेंगे ना, जो इक्वेशन आ रही है ठीक इसी की तरह ही आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं ना, फिर हम पता है इसे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसका जो तरीका होता है वो 4 चैप्टर में यूज किया जाता है, तो मैं उससे कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आप उसको सीख लें ताकि आप आराम से कर पाए। ये दे रखा है, ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ठीक है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, सी इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का 9। ठीक है, मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इससे तो बहुत ज़्यादा आपका लेंथी बन रहा है और हो नहीं पा रहा है। तो 3 लिखा, 2 लिखा, 9 लिखा, तो ये लो तरीका आप अच्छे से सीख लें। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें डी निकालना पड़ता है, b² - 4ac। ठीक है, और जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो भी इससे हो जाता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं, लेकिन पर ये 4 चैप्टर मैंने इसलिए बताया नहीं जाता, लेकिन अब इस क्वेश्चन के लिए आपको समझाना पड़ेगा। तो ए 3 है, बी 2 है, और सी माइनस का 9 है। तो आप आपको क्या करना है, बी की वैल्यू कितनी देर की 2 दे रखी है। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी देर की आपको 2 दे रखी है। ठीक है, तो बी कितना देगा, 2 दे रखा है, -4, ए कितना दे रखा है आपको, 3 दे रखा है, सी कितना दे रखा है आपको, 9 दे रखा है। तो 2 2 जा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 से 12, 12 9 कितना होता है, 108। ठीक है, 27 चौके कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, और इसको जोड़ो कितना आ गया, 112 आ गया। ठीक है, ये डी हमारा आ गया 112। समझ में आ गया आपको यहाँ तक? अब उसके बाद देखो, हमें एक यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स लिखा है ना ये। ठीक है, तो एक्स का फॉर्मूला हम निकालेंगे। ठीक है, एक्स का फॉर्मूला क्या, तो -b + -√d/2 है। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप लगाएंगे, फिर -b कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, आपने यहाँ 2 लिखा, प्लस माइनस डी कितना 112। ठीक है, और 2a कितना दे रखा है आपको, ए दे रखा है आपको 3। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया। तो ये आपके लिए बिल्कुल न्यू हो सकता है, आपने पहले शायद ना किया हो। तो 112 का रूट निकालो, क्या निकलता है बाहर, 112 का 2 से करो, 2 4 10 2 6 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 23 का 23। एक मिनट, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो देखो, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, 2 में से 1 2 बाहर आ गया, और 7, तो 4√7 आ गया। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 2 × 3। अब देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ का बचा -1 प्लस माइनस यहाँ का बचा 2√7। समझ में आ गई? तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका x, जो आपका x है ना, वो आपका क्या निकला है, -1 प्लस माइनस 2√7/3। ठीक है, अब ये जो x है ना, आप देख रहे हैं ना प्लस माइनस, तो ये 2 आंसर है। ठीक है, एक क्या है, जैसे अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, यहाँ पर क्वेश्चन में इसने बोला है p और q, तो p और q क्या है, लिखा है ना जीरोस,
तो आप p प्लस वाले को ले लो, -1 प्लस 2√7 अपॉन में 3, ठीक है। और जो क्या हुआ है ना वो आप ले लो माइनस वाले को। अब क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों को हमें क्या करना है, माइनस कर देना। तो ये देखिए कहाँ है क्वेश्चन हमारा, ये देखो दोनों को माइनस कर देना, ठीक है। तो ये माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, p कितना है -1 प्लस 2√7 अपॉन में 3, माइनस क्यू कितना है -1 2√7 अपॉन में √3, तो -1, ठीक है। उसके बाद प्लस 2√7, आप ब्रैकेट खोल दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 3, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब देखो यहाँ 1 से 1 कट गया, ओ सॉरी 1 से 1 कट गया, 2 कितना हो गया 4√7 अपॉन में कितना आ गया 3। और हमारा अब आंसर मैच करना था, ठीक है, कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो 4√7 अपॉन में 3 होगा, ठीक है। प्लस माइनस हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने खाली आपको एक वाला बताया ना, एक लेके दिखाया, तो हमें जरूर नहीं है ना कि कोई भी हो सकता है आगे पीछे, इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, ये एलआरसी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, काफी लेंथी था। अब एक जो क्वेश्चन छूट गया था वो देख लो 23, ठीक है, 23 क्वेश्चन छूट गया था ना, तो 23 देख लो। 23 में आपको क्या करना है, यहाँ पे √2 + 1, एक हमें अल्फा दे रखा है, ठीक है, ये हमें अल्फा दे रखा है, और दूसरा हमें बीटा दे रखा है, √2 - 1 दे रखा है। तो इसने बोला कि अब आपको अगर जीरोस दे दिए तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखो अगर आपको जीरोस दे रखे होते हैं ना, तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। आप देख लो बाहर इसमें के लगाना पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कितना अबव है कितना बिलो है, इसलिए के लगाना पड़ता है कांस्टेंट वैल्यू की। देखो ऐसा क्यों लगाते हैं के की वैल्यू, देखो मैं बताता हूँ ऐसा रीजन क्या है। देखो ये लिखा ना, अगर मान लो किसी ने इसको छोटा करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से कट जाएगा, 4 8 जा, तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी। तो अब यहाँ 4 चला गायब हो गया, तो अब हमें मान लो किसी को आप ये इक्वेशन दिखा रहे हो यारी, तो उसे कैसे पता चलेगा बाहर क्या है, 4 है क्या, कि किससे डिवाइड हुआ था नहीं हुआ था, नहीं पता ना। जब हमें पता ही नहीं होता तो इसलिए हम इसके बाहर के लगा लेते हैं, ठीक है। पर आप जब आंसर देखेंगे तो कहीं भी के लगाया नहीं है, तो आपको भी के लगाना नहीं है, ठीक है। तो अब देखो फॉर्मूला में पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट करो, अल्फा कितना है √2 + 1, बीटा कितना है √2 - 1, एक्स अल्फा कितना है √2 + 1, बीटा कितना है √2 - 1। और एक बात और, जो भी मैथ्स में जो चैप्टर है ना लास्ट में समरी दी होती है ना आपने क्या सीखा, वो अच्छे से सारे पढ़ना करो, क्योंकि उसमें तो असर्शन वगैरह आ जाती है, ठीक है। देखो a + b a - b, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो देखो 1 से 1 कट गया, √2 कितना होगा 2√2 हो गया, और x का x आ गया। और यहाँ देखो a + b a - b फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा फॉर्मूला, a² - b², तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये 2√2 x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा 2 रूट से कट गया स्क्वायर 2 बचा, रूट से स्क्वायर कट गया 2 बचा, और यहाँ पे 1, तो 2 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x का स्क्वायर मैं यहाँ बड़ा लिख देता हूँ, x का स्क्वायर माइनस का 2 √2x प्लस 2 में से बन गया 1 बचा, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर आ गया। तो आप देखेंगे कौन सा आंसर इसमें ठीक है, इसमें जो है माइनस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका बी आंसर ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है, क्लियर हो गया।